Assalamualaikum everyone and welcome back to the Inside Scoop. मैं हूँ मशल खान, आपकी होस्ट. दिस इज़ दी ओनली शो जहाँ आपको हम ना सिर्फ फाइनेंशियल न्यूज़ बताते हैं लेकिन उसके इफ़ेक्ट्स भी एक्सप्लेन करते हैं. आपको बताते हैं कि सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन क्या है और बाकी सब कुछ भी. पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इशू है. हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है. लोगों को प्रॉपर इन्वेस्टमेंट के वेन्यूज एवरीज पता ही नहीं है. ये इशू सॉल्व करने के लिए हम इनसाइड स्कूप लाए आप सबके लिए, ताकि हम अपने व्यूअर्स को बताएं अबाउट स्टॉक्स, इकोनॉमी और कितना सिंपल है एक्चुअली इन्वेस्ट करना. आज के एपिसोड में मैं एक्चुअली बात करना चाहती हूँ अबाउट अ बिग इशू जो आजकल फॉर सम रीज़न हमारी बढ़ती हुई माशाल्लाह से बढ़ती हुई इकोनॉमी में बहुत प्रेवलेंट है. पाकिस्तान में काफ़ी सारे ग्रुप्स और इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़ हैं जो बहुत बड़े रिटर्न्स प्रॉमिस कर रहे हैं. ये लोग SECP के साथ रजिस्टर्ड नहीं हैं और एक पॉन्जी स्कीम रन कर रहे हैं. प्लीज़ डू नॉट इन्वेस्ट विद देम. डू नॉट गिव पीपल योर मनी जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई. पूरे इदारे हैं जो स्पेशली इसी चीज़ के लिए बने हुए हैं ताकि वो आपके पैसे एथिकली और अच्छी तरह से और एक प्रॉफिटेबल तरीके में जो सस्टेन हो सकता है वो आपके लिए इन्वेस्ट करेंगे. कोई भी शख्स आपको अपना पर्सनल बैंक अकाउंट बताए, आपको बोले कि मैं आपको 50% प्रॉफिट, 40% प्रॉफिट 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते, डू नॉट बिलीव दिस पर्सन. ये लोग झूठे होते हैं. ये पॉन्जी स्कीम एसेंशियली चलती इस तरह से है कि 2 लोग आए, उन्होंने कहा ये लें हमारी इन्वेस्टमेंट. उन्होंने बात की 4 और लोगों से. वो 4 लोग जब आए तो इन 2 लोगों को उन 4 लोगों के पैसे मिला के दे दिए. तो जब तक और लोग आते जाएंगे उनके पास वो ये फेक प्रॉफिट्स चलाते रहेंगे. लेकिन जैसे नए लोग आना बंद, वो भाग जाएंगे, वो कम्प्लीटली दिल डिसअपेयर और फिर सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं. लेकिन आपको आपकी इन्वेस्टमेंट वापस मिलना बहुत मुश्किल है. तो प्लीज़ SECP रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो ब्रोकरेज हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट फर्म हो, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ें रजिस्टर्ड हों. आप अनरजिस्टर्ड लोगों को उनके पर्सनल अकाउंट्स में नहीं दे सकते चीज़ें. बट देयर इज़ अ डिफरेंस. आपके कुछ ग्रुप्स हैं जहाँ फाइनेंशियल न्यूज़ शेयर की जाती है, जहाँ अवेयरनेस स्प्रेड की जाती है. दोज ग्रुप्स आर फाइन एज लॉन्ग एज कोई आपसे अपने पर्सनल अकाउंट में अपने पैसे नहीं मांग रहा. दैट इज़ परफेक्टली फाइन. एज सून एज आपको बोलें कि आप यहाँ ट्रांसफ़र करें और वो एक रजिस्टर्ड चीज़ नहीं है जो रेगुलेटेड नहीं है, प्लीज़ डू नॉट गो फॉर इट. आई केयर अबाउट यू गाइज. आप लोगों को पता है मैं इतनी मेहनत इसीलिए करती हूँ सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ताकि आप लोग खुद अपनी इन्वेस्टमेंट में इंशाल्लाह इतने आगे बढ़ना शुरू हो जाएं कि आप लोगों को सब कुछ खुद से आता हो. दैट इज़ वाई वी आर ट्राइंग टू इनेबल यू गाइज कि आप ये सब कुछ समझें ताकि आप घर पर खुद भी कर सकें. तो आज चलते हैं स्टॉक मार्केट रिकैप की तरफ. KSE 100 इंडेक्स जो हमारा बेंचमार्क इंडेक्स है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, इसमें 100 सबसे बड़ी कंपनीज लिस्टेड हैं. ये इंडेक्स एसेंशियली पिछले हफ्ते में 5000 पॉइंट्स गिरा है आफ्टर हिटिंग अ हाई ऑफ 118,000 पॉइंट्स. हमने देखा कि प्रॉफिट टेकिंग हुई है इन्वेस्टर्स से. हमारा KSE 100 इंडेक्स एक नॉन स्टॉप बुल रैली में था फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ 2024. हमारा इंडेक्स एक्चुअली उसको ज़रूरत थी एक कूल ऑफ पीरियड की, जो उसको मिल रहा है अभी, और ये कूल डाउन एसेंशियल है फॉर अ फर्दर बुल रैली. हमारी करंट मार्केट में जो चल रहा है कि वी आर ट्रेडिंग एट एसेंशियली 150 पॉइंट्स प्लस. द प्रॉब्लम विद दिस इज़ के हमने शुरू किया था अराउंड 400 पॉइंट्स प्लस, 450 प्लस पे, और अब हमारे थोड़ा गिरना शुरू हो गई हैं. तो हम देख रहे हैं कि एक श्रिंकेज इन वॉल्यूम आ रही है जो एक स्लाइटली वरीइंग साइन है. अगर मार्केट यहाँ से रिबाउंड नहीं करती और वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होती तो शायद हम बेरिश टेरिटोरी की तरफ जाना शुरू हो जाएं. बेरिश मींस के डाउन ट्रेंड है मार्केट मंडी में और बुलिश अप ट्रेंड होता है. ये एसेंशियली दिस टेल्स यू कि आपके करंट टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है इन द मार्केट एंड ऑल ऑफ दैट, राइट. तो हाईएस्ट वॉल्यूम स्टॉक्स फॉर टुडे, हाईएस्ट वॉल्यूम आज की है वर्ल्ड टेलीकॉम लिमिटेड 10 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड, सिल्क बैंक 4.7 मिलियन, BML 4.6 मिलियन, एंड एज आई सेड बिफोर 150 प्लस. तो आज हम आ जाते हैं अब लेट्स गो टू दी फिपी लिपी, हमारा फेवरेट चीज़ डिस्कस करने का, जिससे हमें बहुत कुछ समझ में आता है. ओके, तो अगेन आई एम गोइंग टू रिकैप कि किस तरह से आप लोग एक फिपी लिपी को पढ़ सकते हैं और इसके क्या फ़ायदे क्या वो होते हैं. फिपी लिपी एसेंशियली एक चार्ट मिलती है आपको कि पूरे दिन में जो भी बाइंग और सेलिंग हुई है. फिपी इज़ आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लिपी इज़ आपकी लोकल साइड पे जो हो रहा होता है. तो आपके फॉरेन इंडिविजुअल्स, फॉरेन कॉर्पोरेट, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज, लोकल में होता है आपके इंडिविजुअल्स, कंपनीज, बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, ब्रोकर्स, वो सारी चीज़ें, राइट. तो अगर हम देखें कि हमारी कल व्हाट वाज हैपनिंग, अच्छा तो हमारे सबसे हाई जो आई है इज़ नेट बाइंग आपके इंडिविजुअल्स की तरफ से. अच्छा, जब इंडिविजुअल्स बाइंग पे जाते हैं ना यूजुअली अगले दिन मार्केट थोड़ी बहुत इट डज कम डाउन अ बिट.
एंड जब आपके म्यूचुअल फंड्स और आपकी ब्रोकरेजेस और कंपनीज खरीदती हैं तो आपकी मार्केट अगले दिन यूजुअली दिस इज जस्ट समथिंग दैट हमने नोटिस किया था. प्लीज़ रिमेंबर, हम बाय और सेल कॉल्स नहीं देते. आपने अगर बाइंग और सेलिंग करनी है, डू इट एट योर ओन रिस्क. मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, सेंटिमेंटल एनालिसिस को मिला के एजुकेटेड डिसीजंस बनाएं. एंड बी केयरफुल विद योर इन्वेस्टमेंट्स, वी केयर अबाउट यू. तो ओके, सो इंडिविजुअल्स वर नेट बायर्स. $4.5 मिलियन की उन्होंने बाइंग की है. ठीक है, हमारे म्यूचुअल फंड्स ने ऑलमोस्ट $8.5 लाख की सेलिंग की है. लेकिन इन्होंने देव डन अ लॉट ऑफ मूवमेंट. तो उन्होंने बाइंग भी की थी $22 मिलियन की और फिर सेलिंग की थी $23 मिलियन की. दैट इज व्हाई इट केम आउट टू $8.5 लाख की सेलिंग. हम देखें तो ब्रोकर्स नेट सेलर्स थे, विच इज पॉसिबली एन एक्सप्लेनेशन, पॉसिबली नहीं, द एक्सप्लेनेशन के कल हमारी मार्केट जो आई बिलीव 1500 पॉइंट के करीब गिरी है, दैट वुड ऑफर द एक्सप्लेनेशन फॉर इट. द रीज़न आई लाइक फिप्पी लिप्पी इज बिकॉज फिप्पी लिप्पी आपको एक काइंड ऑफ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव देता है, जहाँ से आप देख सकते हैं कि व्हाट इज़ द ओवरऑल सेंटिमेंट मार्केट में. हमारे पिछले ये जो हफ्ता गुजरा है हमारा, मोस्टली हमारी नेट सेलिंग ही आई है with very little buying. The main issue is कि हमारे volumes नहीं आ रहे, there is not much liquidity market में, उसकी वजह से. and इसका भी reason I think लोग इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे हमने कल यूब सर से भी बात की, कि people are waiting for incentive. हम क्यों खरीदें, कब खरीदें, कब मार्केट ऊपर जा सकती है. सेंटिमेंट बेस्ड मार्केट है, तो वेट करती है किसी सिग्नल का, कि ये सिग्नल आएगा, हम बाय करेंगे या सेल करेंगे. जैसे कि बैड न्यूज़ लोकली हमारे जब हालात ख़राब होते हैं तो आपकी बहुत सेलिंग आती है. आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू कीप इन माइंड, बहुत लोग एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, तो बहुत बेसिक चीज़ है लेकिन हम भूल जाते हैं कि जब पैसे इन्वेस्टेड होते हैं तो इट्स डिफ़िकल्ट कि आप अपने इमोशंस ना जोड़ें. Essentially the rule of trading and investment is कि आपने लो लेवल पे बाय करना है, हाई लेवल पे सेल करना है. लोग क्या करते हैं, बुलिश रैली शुरू होती है, मार्केट ऊपर होती है, बहुत हाई लेवल्स पे होती है, जहाँ essentially आपको नेसेसरली बाइंग करते हुए बहुत केयरफुल होना चाहिए. लोग वहाँ खरीदते हैं और फिर जब नीचे आती है मार्केट, दे गेट स्कैर्ड, वो पैनिक सेल करते हैं. What this will do is आप अपने प्रॉफिट्स रियलाइज कर रहे होगे. रियलाइजिंग मीन्स कि आप उन्हें असल बना रहे हो. अवॉइड दैट. जब मार्केट गिर रही होती है इज़ द टाइम टू काइंड ऑफ गेट इन इन्वेस्ट, क्योंकि आपको उस वक्त और भी मज़ीद डिस्काउंटेड रेट्स पर चीज़ें मिलती हैं. वैसे भी हमारा KSE के जिन प्राइस मल्टीपल्स पे हम चल रहे होते हैं, विच इज़ द एवरेज ऑफ 5.5 पिछले साल, राइट, ये बहुत डिस्काउंटेड रेट्स हैं, क्योंकि इंटरनेशनली आपका प्राइस मल्टीपल जो ट्रेड हो रहा होता है इट्स अबव 20. तो एसेंशली इकोनॉमीज डू स्टेबलाइज, बुल रन्स डू कम, बेयर रन्स भी आते हैं, लेकिन अपना थोड़ा दिल थाम के कीप योर इन्वेस्टमेंट्स फर्म. एंड रिमेंबर कि आप ये क्यों कर रहे हैं. ऑलवेज रिमेंबर टू जूम आउट. दिस वॉज आवर फिप्पी लिप्पी. हमारे साथ रहिएगा. हमारे पास करंट न्यूज़ पाकिस्तान की अबाउट प्रेसिडेंट एर्दोआन एंड प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी की मीटिंग, अबाउट चाइनाज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग मीटिंग विद प्रेसिडेंट जरदारी, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स ये किस तरह से इफेक्ट करते हैं हमारी इकोनॉमी में. विल स्पीक अबाउट दिस बिल्कुल थोड़ी देर में, ब्रेक के बाद. हमारे साथ रहिएगा. आई एम अशल खान एंड यू आर वॉचिंग द इनसाइड स्कूप. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं इनसाइड स्कूप और मैं हूं मशहूर खान, आपकी होस्ट. जस्ट टू गो ओवर, जो हमने पहले बात की थी, एक ऐसा शो है जहां हम आपको ना सिर्फ करंट फाइनेंशियल सबसे रेलेवेंट न्यूज़ देते हैं, लोकल एंड इंटरनेशनल, और बताते भी हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स पे और आपकी इकोनॉमी पे इनका क्या असर पड़ सकता है. तो करेंटली प्रेसिडेंट जरदारी मिले चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से. इनकी मुलाकात पाकिस्तान के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद थी. उन्होंने डिस्कस किए CPEC 2.0 के डेवलपमेंट्स. उन्होंने बात किया कि कैसे इंटरेस्ट, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस को इंक्रीज़ किया जाए. प्रेसिडेंट जरदारी ने रीअफर्म किया कि पाकिस्तान का स्टेडफास्ट कमिटमेंट है चाइना के साथ. प्रेसिडेंट जरदारी ने ऑल्सो इनवाइट किया प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को कि वो आके मिलें पाकिस्तानियों से, आएँ विजिट करें पाकिस्तान को. उन्होंने एक MOU भी साइन किया ऑन टेक्नोलॉजी,
क्लीन एनर्जी और बाकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है, ना सिर्फ मार्केट के लिए लेकिन पाकिस्तानी सिटीजन्स के लिए भी। बिकॉज जब भी आपके इंटर कंट्री रिलेशंस बेहतर होते हैं ना, इसका मतलब है कि आपके इकोनॉमिक कॉरिडोर्स खुल रहे हैं, वहाँ आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेशनशिप्स बेहतर होते हैं। वो आपसे कुछ चीज़ें इंपोर्ट करवाएंगे, आप कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट करेंगे एंड यू गेट बेटर रेट्स, अ लॉट ऑफ ग्रोथ इकोनॉमिकली। अदर न्यूज़ इज़ के प्रेसिडेंट एर्दोआन ऑफ टर्की पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तान और टर्की एक्सपैंड करना चाहते हैं उनके स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को, SEF। द प्रेसिडेंट इज़ कमिंग एसेंशली अटेंड करने जो 7th हाई लेवल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल सेशन हो रहा है 13 फरवरी को। ये 4 साल बाद होल्ड किया जा रहा है और एक्सपेक्टेड आउटकम इस विजिट का ये है कि बिजनेस बढ़ेगी दोनों मुल्कों के बीच, जो दोनों मुल्कों के लिए फ़ायदेमंद होगा। ये इंक्रीज करेगा इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को पाकिस्तान में और इंशाल्लाह फ्यूचर में हमें बेहतरी दिखाएगा। मूविंग ऑन टू आवर अदर न्यूज़, गोल्ड प्राइसेस हैव हिट रिकॉर्ड हाई। आप लोगों ने सुना ही होगा, गोल्ड प्राइसेस राइज हुई हैं टू न्यू हाई पर तोला 5,300 रुपये। सोने की कीमत में इजाफा इसलिए हुआ है क्योंकि ए न्यू ट्रेड वॉर हैज स्टार्टेड US और चाइना के बीच। चाइना ने इम्पोज कर दिया टैक्स US इम्पोर्ट से, जिसको टैरिफ कहते हैं। सेफ हेवन एसेट क्या होता है? वो एक इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें एक्सपेक्टेशन होती है कि वो अपनी वैल्यू का लेवल मेंटेन करेगी या फिर वो वैल्यू में इंक्रीज करेगी ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ टर्बुलेंस और इकोनॉमिक डाउनटर्न। सिंपल टर्म्स में बुरे वक्तों में अपने पैसे सेफ रखने के लिए लोग गोल्ड खरीदते हैं क्योंकि गोल्ड अपनी वैल्यू एसेंचुअली होल्ड करता है लॉन्ग रन में। अब से ये मतलब नहीं है कि हम सारे पैसे सोने में डाल दें। आहिस्ता आहिस्ता मुल्क के और दुनिया के हालात के बेहतर हो रहे हैं एंड मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि गोल्ड प्राइसेस शायद थोड़ी बहुत करेक्शन ले सकती हैं वेरी सून। इन अदर न्यूज़, FBI ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी के ऊपर इंक्वायरी बिठा दी है। FBI ने फाइल किया इंक्वायरी ऑन मिल्लत कॉन्ट्रैक्टर। उन्हें इरेगुलरिटीज़ और बेनामी ट्रांजैक्शन ढूंढे। उसके बाद FBI ने 18 अरब रुपए मांगे हैं एज अ टैक्स फ्रॉम मिल्लत ट्रैक्टर। पाकिस्तान की ऑयल सेल्स में इजाफा हुआ है, 8% सेल्स बढ़ी हैं एक महीने में। ये एक पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो ऑयल की स्मगलिंग हो रही है उस पर कंट्रोल आया है। लोअर प्राइसेस ऑफ ऑयल आपकी इंटरनेशनल मार्केट में, बढ़ता हुआ डिमांड एज कंज्यूमर्स जैसे कि आपकी इकोनॉमिक रिकवरी होती जा रही है एज बिंग सीन इन द नेशन। बढ़ती हुई सेल्स ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में सपोर्ट करती हैं इस राइज को। ये न्यूज़ पॉजिटिव है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए। ये वो कंपनीज हैं जो अपना तेल मार्केट में बेचती हैं। फर्टिलाइजर सेक्टर पे आ जाते हैं। सेल्स कम हुई हैं, यूरिया की सेल्स जो हैं वो 27% ईयर ऑन ईयर डिक्रीज हुए और डाई अमोनियम फॉस्फेट की सेल्स डाउन 6% ईयर ऑन ईयर का मतलब होता है पिछले साल से इस साल। द डिक्रीज इज एसेंशियली बिकॉज ये सीजन का इफेक्ट होता है, ये एक सीजनल मार्केट है। ये एक नेगेटिव वो है फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए, लेकिन ये हर साल होता ही है। आ जाते हैं अब हम अपने मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल MSCI इंडेक्स पे, जो एक रिसर्च फर्म है जिसकी रिसर्च को इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। 11 फरवरी 2025 के रिव्यू में 6 और पाकिस्तानी स्टॉक्स को ऐड किया गया है और ये बहुत अच्छी खबर है। 6 कंपनीज हैं जो ऐड की गई हैं, वो हैं चिराग सीमेंट, अटक रिफाइनरी, DG खान सीमेंट, सर्ल कंपनी, पायनियर सीमेंट और एयरलिंक कम्युनिकेशन। इसका फ़ायदा ये है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ेगी इन कंपनीज में। हमारे साथ रहिएगा। हम बात कर रहे हैं अबाउट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, इकोनॉमिक न्यूज़, हमारी स्टॉक मार्केट किधर है, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। वी आर इंशाल्लाह योर वन स्टॉप शॉप, ताकि आप समझें कि इंटीग्रेशन कैसे करनी है, इसकी रेलेवेंस क्या है इस न्यूज़ की आपकी ज़िंदगी में, आपकी जेबों पर, आपके इन्वेस्टमेंट्स पे। हमारे साथ रहिएगा। दिस इज़ द इनसाइड स्कूप। आई एम मशल खान। वी बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू द इनसाइड स्कूप। मैं हूं मशल खान और हमारे साथ अभी मौजूद हैं ऑन कॉल एन इक्विटी ट्रेडर हमजा अनवर। हमजा, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाल के मार्केट टाइम्स में आपने हमें ज्वाइन किया। प्लीज़ मुझे कोई बुरी न्यूज़ नहीं दीजिएगा, हमारा मार्केट कहाँ ट्रेड कर रही है अभी? तो करंटली आपको पता है कि लास्ट हमारे जनवरी के अंदर मार्केट ने जब से 1,18,000 का हाई टच किया है, उसके बाद से मार्केट जो है वो थोड़ी सी करेक्शन फेज में भी आई और कंसोलिडेशन रही है ऑल द टाइम पूरा महीना, और तकरीबन 1,10,000 के अराउंड जो है वो इंडेक्स जो है वो भी ट्रेड कर। Are we minus?
थोड़ा सा फ्लक्चुएशन चल रही है स्लाइटली। आज मार्केट जो है वो तकरीबन 67 पॉइंट्स डाउनवर्ड्स मूव की थी और मैक्सिमम 430 पॉइंट्स जो हैं वो आज पॉजिटिव कंट्रीब्यूट हुए थे। मैं उसी वक्त आई स्टार्टेड द शो जब हम अराउंड 150 प्लस की तरफ आ गए तो मुझे अंदाजा था कि हम थोड़ा डाउनवर्ड की तरफ आ रहे हैं। आपको क्या लगता है ये कूल ऑफ पीरियड है या ये बेरिश साइंस हैं? देखिए मार्केट मुझे थोड़ी सी ना करेक्शन में लगती है बिकॉज कुछ अभी आईएमएफ के हवाले से भी लोग अब अवेटिंग हैं कि अब आईएमएफ की तरफ से कोई खबर आती है तो वो भी एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है मार्केट के लिए। उसके अलावा आपको पता है कि कुछ लोग जो हैं वो स्टॉक मार्केट को सबसे ज़्यादा जो फोरसी कर रहे हैं वो इंटरेस्ट रेट्स की बेस पे कर रहे हैं कि हमारे इंटरेस्ट रेट जब सिंगल फिगर्स में आने हैं। तो मुझे ये लगता है कि स्टॉक मार्केट अपना एक करेक्शन पीरियड जो है वो कंप्लीट करके आई होप इंशाल्लाह ताला ये ठीक हो जाए। तो एसेंशली आप तो बीइंग एन इक्विटी ट्रेडर आपने बहुत लोगों के बहुत अलग अलग सेंटिमेंट्स विटनेस किए होंगे। हम बताएं कि जब लोग नए नए आते हैं ट्रेडिंग की तरफ तो सबसे बड़ी उनकी मिस्टेक्स क्या होती हैं? देखिए सबसे बड़ी मिस्टेक तो ये होती है कि वो बगैर सीखे और बगैर समझे काम को करना चाहते हैं और शॉर्टकट्स से जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं। मैं आपको मजे की बात बताऊं कि अब जैसे कि मार्केट अब हाईएस्ट अपने पीक पर है तो एक न्यू जो है वो क्लाइंट्स की एक बहुत बड़ी जो है ना वो ट्रैफिक जो है वो हमारी तरफ आई जिसमें रियल एस्टेट से भी लोगों का ताल्लुक था और मुख्तलिफ जो है वो क्या नाम है सेक्टर से लोग हमारे पास अकाउंट्स ओपन करवा रहे हैं। तो हमने उनके फंड्स को यहाँ पर रोका गया कि किसी अच्छे स्टेज के ऊपर हम उनको बाइंग करवाएंगे बिकॉज वी नो कि मार्केट यहाँ से स्लाइटली डाउनवर्ड्स एक थोड़ी सी स्लिपेज है जी। दैट्स व्हाई और जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है दैट इज प्रॉफिट टेकिंग। अब देखिए मार्केट जब एक कंसिस्टेंटली आपके इतने जो है वो डेली के इतने पीक लगा रही थी और डेली उसकी मूवमेंट जो थी वो बढ़ती जा रही थी तो एट सम स्टेज हम लोगों को ये बता रहे थे कि आपको कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट को सिक्योर करना है। अदरवाइज मार्केट ये प्रॉफिट जो ये रोटेटिंग और फ्लोटिंग प्रॉफिट होता है। अगर कोई बंदा अपने शेयर्स को बेचता नहीं है तो ये मार्केट जो है ये प्रॉफिट अपना वापस ले लेती है, प्रॉफिट आपका श्रिंक हो जाता है और समटाइम्स तो वो प्रॉफिट जो है वो लॉसेज में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर होता ये है कि एक जो इन्वेस्टर की एक जो जनरल साइकी होती है जिसने अपने शेयर्स को प्रॉफिट के अंदर देखा हो तो फिर वो लॉस में उसको जो है वो बेचता नहीं है और वो जब वो वेट करने के लिए जाता है तो उसको समटाइम्स ऐसा होता है कि उसको वो चीज़ काफ़ी अरसे तक होल्ड करनी पड़ जाती है। तो हम ये कहते हैं कि मार्केट में जब एक अच्छा पीक लग रहा है तो वहाँ पे आप अपने हिस्से का प्रॉफिट सिक्योर करें, अपने शेयर्स को एक जगह पे कहीं ना कहीं सेल लाजमी करें। तो आप लोग एसेंशली फंड्स को भी की भी ट्रेडिंग करते हैं, यू नो आप उनकी भी ब्रोकरिंग हैंडल करते हैं। आप लोग बहुत बड़े बड़े हाई इनकम हाई नेटवर्थ लोगों के भी पोर्टफोलियोज हैंडल करते हैं। तो जो लोग कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं उनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जो हमारी ऑडियंस सीख सकती है? देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि वो डिसिप्लिन लोग होते हैं, उनको फाइनेंशियल जो डायनामिक्स होते हैं स्टॉक मार्केट के चल रहे होते हैं उनको उस हवाले से नॉलेज होता है और उसके ऊपर वो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। देखें कहने में और करने में बड़ा फ़र्क होता है। हम लोग भी अक्सर ऐसा होता है कि हम मुख्तलिफ टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू लेवल्स निकाल रहे होते हैं और खबरों के ऊपर अपनी जो सेंटिमेंट्स मार्केट चल रही होती है, जिस तरह सेंटिमेंट्स चल रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को कोशिश करते हैं कि हम भी अपने आप को उसके हिसाब से चलाएं। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि उसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती तो वहाँ पे बहुत सारे लोग लैग करते हैं। तो मेन चीज़ होती है आपकी इम्प्लीमेंटेशन कि जहाँ पे आप देख रहे हैं आपको एक हैंडसम प्रॉफिट हो रहा है आपकी कैपिटल अमाउंट के ऊपर तो यू शुड बुक योर प्रॉफिट। इसके ऊपर हम लोग बहुत एक्सरसाइज करते हैं लोगों को बट बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ को समझते हैं। आई अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच हमजा, आपने मार्केट टाइम्स में हमारे लिए वक्त निकाला। इट वाज अ प्लेजर हैविंग। अब हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत स्पेशल गेस्ट। He is the CEO of one of the biggest funds in Pakistan. का फंड मैनेज करता है 1.8 बिलियन डॉलर्स, मतलब ये 550 अरब रुपए। वो टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी पे प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस भी थे और उनका एक्सपीरियंस ना सिर्फ पाकिस्तान में था लेकिन सऊदी अरेबिया में थी। प्लीज़ वेलकम डॉक्टर अमजद वहीद। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। जी अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। सर एसेंशली अभी जो है ना हमारी जो इंटरेस्ट रेट इतना गिरा है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी बहुत कम हो सकती है। तो अगर हम वन ऑफ चार्ज ऑफ पेंशन जो पिछले साल इंक्लूड हुआ था अगर उसे एक्सक्लूड करते हैं तो आपको क्या लगता है कि बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ जाएगी?
सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। आई एम सो सॉरी। एसेंशली हमारा जो वन ऑफ चार्ज था ऑफ पेंशन जो पिछले साल इंक्लूड हुआ था, राइट, उसको एक्सक्लूड करते हुए कीपिंग इन माइंड कि इंटरेस्ट रेट अभी गिरा है, तो हमें क्या कुछ लगता है कि बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट आएगा? जब इंटरेस्ट रेट गिरते हैं तो बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी पर इम्पैक्ट तो आता है, और वो थोड़ा आएगा, सर्टली आएगा, क्योंकि पिछले 1-2 साल आपको मालूम है जब इंटरेस्ट रेट बढ़े थे तो बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी तकरीबन डबल हो गई थी। तो गिरने से इम्पैक्ट आएगा, मगर बैंक्स वैसे अच्छी कंडीशन में हैं, अभी बहुत ज़्यादा कोई इनके डेट ऐसा नहीं है जो रिस्की डेट हो। सो बेसिकली अभी उस तरह इनकी फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स हैं वो ये फाइनेंशियल सिचुएशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बैंक्स की, और इनकी जो वैल्यूएशंस हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक वगैरह वो भी अट्रैक्टिव हैं। बट अर्निंग्स पर सर्टली कुछ इम्पैक्ट आएगा, मगर आई थिंक बैंकिंग सेक्टर अभी भी अच्छा परफॉर्म करेगा, बिकॉज वैल्यूएशन वाइज अभी वो इतना एक्सपेंसिव नहीं है जिस तरह हम इसको देखते हैं कि उसकी प्राइस टू अर्निंग क्या है या प्राइस टू बुक क्या है। ओके, तो जब से सदर ट्रंप आए हैं तो यूएस हैज़ बिन परफॉर्मिंग रिलेटिवली वेल, और यूएसडी भी, तो हमारा एसेंशली हम इसी रेंज में थे 279 280, तो जो हमारा रियर है पिछले साल ऑलमोस्ट कंसिस्टेंटली अराउंड 104 तक, अभी आई थिंक 103.7 का था। तो रियर एसेंशली रियल एक्सचेंज रेट जब 100 से नीचे होता है दैट्स बेटर फॉर द कंट्री, तो उस पर कोई कॉमेंट है आपका? जी बिल्कुल, जब अभी तकरीबन 104 है, ये सिर्फ थोड़ा सा ऊपर शत है, तो ये बता रहा है कि हमारी करेंसी जो है ये 4% ओवर वैल्यूड है, और मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा करेंसी डिवैल्यूशन आगे आएगी, शायद IMF भी इस चीज़ पर थोड़ा इंसिस्ट करे, और उससे एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा होता है, क्योंकि अभी अगर थोड़ा सा 4% करेंसी डिवैल्यू होती है तो उनको $1 के पीछे अगर अभी 378 मिल रहा है तो हो सकता है उनको तकरीबन 385 मिले या 390 मिले, तो उस हिसाब से एक्सपोर्टर को फ़ायदा होता है, और इम्पोर्ट थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है, जो कि ज़रूरत भी है। हमारे पास डॉलर्स कम है तो हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में अभी ये जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट ऑफ 104 के करीब है वो दिखा रहा है कि हमारी करेंसी 4% ओवर वैल्यूड है, और मेरा ख्याल है कि ये ग्रेजुअली करेक्शन आएगी। ओके, तो हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक और मार्केट आउटलुक को हम अगर दिमाग में रखें, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, हमारी करेंसी डिप्रिसिएशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो हमें अगले 12 से 18 महीने में हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इन सारी चीज़ों में? देखिए, इन्फ्लेशन ऑल्दो अभी तो बहुत कम गई है, बट ग्रेजुअली थोड़ी सी इन्फ्लेशन पिक करेगी, और मेरा अपना ख्याल है कि 7% 8% तक इन्फ्लेशन अगले एक साल में जा सकती है, और क्योंकि थोड़ा करेंसी डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट भी आता है, और कुछ मनी सप्लाई का इम्पैक्ट भी आता है। गवर्नमेंट जब बोरो करती है तो उसका भी थोड़ा इन्फ्लेटरी इम्पैक्ट होता है, और फिर ये भी देखना है कि अभी कुछ खबरें आ रही हैं कि जो रेनफॉल हुई है, बारिशें कम हुई हैं, और उसकी वजह से अब ये भी देखना है कि क्रॉप्स पर कितना इम्पैक्ट आता है। अगर क्रॉप्स भी थोड़ा शॉर्टफॉल आता है तो उससे भी थोड़ी सी इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। तो बहुत जी सॉरी, तो इन्फ्लेशन थोड़ी बढ़ सकती है, मगर इंटरेस्ट रेट में अभी भी रूम है, अभी भी मेरे ख्याल है यहाँ से 1-1.5% और पॉलिसी रेट स्टेट बैंक कम कर सकता है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन 7-8% भी है तो पॉलिसी रेट तकरीबन 10% का एक रीजनेबल है उसके लिए, तो इसमें पॉलिसी रेट में अभी फर्दर रूम है 1-1.5% का कम करने का। ओके, एंड ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए वुड बी ग्रेट। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में PSX के बारे में बहुत स्केप्टिकल हैं, क्योंकि वैसे भी हमारे इन्वेस्टर्स थोड़े पेसिमिस्टिक होते हैं, तो वो उसकी परफॉर्मेंस के बारे में बहुत एवरीवन इज लिटिल वरिड अभी। तो आपको क्या लगता है कि लॉन्ग टर्म पोटेंशियल क्या है हमारी लोकल स्टॉक मार्केट का? देखिए, 2017 और उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बहुत शेयर्स बेचे थे पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में, उसकी वजह से पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट अगले 4-5 साल काफ़ी डिप्रेस रही, क्योंकि जो फॉरेन सेलिंग थी वो तकरीबन $350-370 मिलियन एवरेज हुई पर ईयर, और यहाँ पे इतना एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी नहीं थी, तो उसकी वजह से मार्केट डाउन थी। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास अभी काफ़ी कम माल रह गया पाकिस्तानी मार्केट में, और अभी वो उस तरह से सेलिंग भी नहीं कर रहे हैं जो थोड़ा बहुत उनके पास है भी, और यहाँ पर भी म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, आम आदमी भी
अब स्टॉक मार्केट में आ रहा है, तो डिमांड ज़्यादा है और कम लोग बेचना चाह रहे हैं शेयर, तो ज़्यादा लोग खरीदना चाह रहे हैं। हाँ, अभी करेक्शन आई है पिछले 2-3 हफ्ते में, और उसकी वजह यह है कि लोगों ने बड़ा कमाया है, तकरीबन 100% तक या इससे ज़्यादा भी इन्होंने कमाया। तो ओबियसली जब कोई 100% कमा लेता है साल 1.5 साल में, तो वो फिर कहता है कि मैं थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग कर लूँ, कुछ अपने पैसे बुक कर लूँ। तो उसकी वजह से कुछ सेलिंग आई है। मेरा ख्याल है ये कोई इतना वरीसम चीज़ नहीं, ये तो एब्जॉर्ब हो जाएगी, उसके बाद दोबारा फिर आगे जाते हुए फर्दर रैली आ सकती है। मेरा अपनी एक्सपेक्टेशन है कि अगले 12 महीने में स्टॉक मार्केट में तकरीबन 20% की राइज आ सकती है इन लेवल से, 20% 25% तक की। We are anxiously waiting for that rise. तो essentially जी, हमारे जस्ट विद वन थिंग कि बेसिकली देखें, ये हम अस्यूम करते हैं इसमें, जब एक प्रोजेक्शन करते हैं स्टॉक मार्केट की, चीज़ें स्टेबल रहेंगी, IMF प्रोग्राम में हम रहेंगे, और गवर्नमेंट जो कुछ स्टेप्स ले रही है अपने खर्चे कम करने की, अपना साइज छोटा करने की, प्राइवेटाइजेशन करने की, और थोड़ा सा टैक्स बेस को ब्रॉडन करने की, वो चीज़ें होती रहेंगी, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर भी आएगा, और मार्केट 20-25% यहाँ से इंशाल्लाह अगले 1 साल में बढ़ सकती है। लेकिन अभी के लिए हमारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अच्छे तो हैं ना, बिकॉज अभी दे पास द टैक्स बिल फॉर एग्रीकल्चरल लैंड और रिफॉर्म्स भी हो रहे हैं, तो वही उनकी कंडीशन थी। बिल पास करना एक चीज़ है और टैक्स को कलेक्ट करना दूसरी चीज़ है। तो अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है कि सब प्रोविंसेस ने बिल पास कर दिए हैं। अब इसके बेस पे कितनी टैक्स कलेक्शन करते हैं आगे जाके, ये ऑब्वियसली हम भी मार्केट में हैं, हम भी वॉच करेंगे और IMF भी वॉच करेगा, क्योंकि अल्टीमेट एम तो ये है कि एग्रीकल्चर से टैक्स लिया जाए, रिटेल से टैक्स लिया जाए, बिकॉज ये वो सेक्टर्स हैं जो अभी तक टैक्स नेट से बाहर हैं। और दूसरे एंड पे अभी जो टैक्स रेट बहुत बढ़ गए हैं उन कॉर्पोरेट्स और इंडिविजुअल्स और सैलरीड क्लास, आई थिंक उसकी वजह से भी इकॉनमी स्लो है, बिकॉज परचेजिंग पावर कम हो गई है, इन्फ्लेशन काफ़ी हाई थी पिछले 2-3 साल में, और टैक्स रेट बढ़ गए हैं, तो लोगों के पास कंजम्पशन के पैसे कम हो रहे हैं, डिमांड चीज़ों की कम हो रही है। जनरली डिमांड कंट्रैक्शन अगर आप देखें, सीमेंट देखें, स्टील देखें, तो मेरा ख्याल है कि आगे जाते हुए थोड़े से टैक्स रेट्स को भी कम करना पड़ेगा, जो बहुत हाई हैं ऑन इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेट्स, और उससे थोड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी फर्दर पिकअप करेगी। बिल्कुल। तो सर एसेंशली हमारे मुल्क में एज यू नो फाइनेंशियल अवेयरनेस बहुत कमी है, और हमारे जो तरीके हैं ना मार्केटिंग करने के, अवेयरनेस स्प्रेड करने के, वो बहुत पुराने हो गए हैं, और आपकी जो यंगर लॉट है, जो आपकी मोस्टली पॉपुलेशन को कंप्राइज करती है, वो नहीं पुल हो रही है आपकी इन्वेस्टमेंट की तरफ। तो आप लोगों ने क्या मेजर्स लिए हैं टू कॉम्बैट दिस, और क्या आपको लगता है कि आपके मेजर्स आर अप टू डेट विद कि अभी किस चीज़ की ज़रूरत है? लेकिन सबसे पहले तो ऑब्वियसली अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो उसको एडवाइस चाहिए होती है। तो हमारे पास NPP फंड्स में इस टाइम तकरीबन 300 से ऊपर सेल्स के लोग हैं, जो हमारे कोई 27 ब्रांचेस हैं थ्रू आउट पाकिस्तान, क्योंकि किसी के पास जो पैसा होता है उसकी बड़ी कीमती चीज़ होती है, बड़ी मुश्किल से पैसा बचता है। तो वो जब तक उसको एक अच्छी एडवाइस नहीं मिले, वो डर रहा होता है कि मैं क्या स्टॉक मार्केट में ना जाऊँ या म्यूचुअल फंड में ना जाऊँ, तो इसलिए हम वो एडवाइस देते हैं। और एक एडवाइस जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें मैं समझता हूँ पाकिस्तान में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कि स्टॉक मार्केट इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट व्हीकल। मतलब आप स्टॉक मार्केट में तब आते हैं जब आपको जो पैसे हैं वो 3 साल 5 साल नहीं चाहिए, आप अपनी रिटायरमेंट के लिए सेव कर रहे हैं, आप बच्चों की एजुकेशन के लिए सेव कर रहे हैं, जिन्होंने 5 साल 10 साल बाद यूनिवर्सिटी जाना है। और पैनिक नहीं करना चाहिए। आपने अगर इन्वेस्ट कर लिया, एक शेयर कुछ खरीद लिए हैं, या फिर आपने एक स्टॉक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लिया, तो ये नहीं है कि मार्केट 5% गिरे और आप पैनिक करके निकल जाएं, बिकॉज मार्केट गिरती है, ये मार्केट का एक करेक्टरिस्टिक है कि उसने गिरना है, जब भी कोई बेचने आएगा, और उसके बाद वो दोबारा बढ़ती भी है। तो इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म व्यू के साथ आना चाहिए कि हम स्टॉक मार्केट में जा रहे हैं, तो हम 3 साल 5 साल 10 साल 15 साल के लिए जा रहे हैं, और अगर इसके बीच में थोड़ी वॉलेटिलिटी आएगी, अप डाउन होगा, तो हम पैनिक में बेचेंगे नहीं। बिकॉज हमने देखा है कि इन्वेस्टर आमतौर पे बिल्कुल पैनिक में बेच देता है नीचे लेवल पे, और फिर मार्केट वहाँ से कहीं ना कहीं रिकवर कर जाती है, और वो फिर पीछे रह जाता है, वो वेट करता रहता है कि मार्केट दोबारा गिरे, और वो बाद दफ़ा चांस नहीं मिलता। तो सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट का लेसन ये है कि यू हैव टू बी पेशेंट,
इट इज़ फॉर द लॉन्ग टर्म। अगर किसी ने अपनी बेटी की शादी करनी है अगले साल, वो पैसा स्टॉक मार्केट में आना ही नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर अगले साल स्टॉक मार्केट डाउन है और उसको तो पैसे चाहिए, उसने बेटी की शादी करनी है, तो उसको लॉस बुक करना पड़ेगा। मगर अगर किसी ने अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी भेजना है 10 साल बाद, तो अप डाउन आएंगे 10 साल में, मगर 10 साल में जो वैल्यू है वो उसकी इन्वेस्टमेंट की बहुत बढ़ जाती है वर्सेस मनी मार्केट फंड या वर्सेस बैंक में पैसा रखने के मुकाबले में स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। तो सो दैट इज द बेसिक लेसन जो वी फील के इन्वेस्टर्स शुड हैव। ओके, लवली। तो सर आपको तो क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के बारे में पता ही होगा, तो अगर तो ये रेगुलेट हो जाता है फ्यूचर में, क्या आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएंगे क्रिप्टो को? देखिए, सबसे पहले तो हमें अलाउड नहीं है कि हम बाहर की इन्वेस्टमेंट करें, या मेरा अपना ज़ाती भी ख्याल है कि क्रिप्टो वगैरह जो है ये देखिए इनके पीछे कोई फंडामेंटल वैल्यू नहीं होती, मतलब ये बढ़ता जा रहा है, मगर मैंने कभी खुद ज़ाती तौर पे भी इसमें इन्वेस्ट नहीं किया, बिकॉज इसमें बहुत हाई रिस्क होता है, और मतलब स्टॉक मार्केट के मुकाबले में मैं समझता हूँ 5 गुना ज़्यादा ही रिस्क होता है। तो क्योंकि इसके पीछे कोई देखें, नेक्स्ट एक शेयर है मेरे पास, अगर OGDC का है, एंग्रो का है, उसके पीछे कंपनी है, उसके एसेट्स हैं, कोई फर्टिलाइजर प्लांट है, उसकी अर्निंग है, ठीक है, तो बहुत कुछ है जो उस शेयर को बैक करता है। वो खाली एक कागज़ का पीस नहीं है, बस इसके पीछे एक पूरी कंपनी खड़ी है जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी है, जिसमें सब एसेट्स भी हैं। तो मुझे कंफर्ट है, मगर ये जो क्रिप्टो वगैरह, इसके पीछे कोई फंडामेंटल एसेट नहीं होता और ये सिर्फ स्पेकुलेशन पे चलता है। तो मेरी तो एडवाइस होगी इन्वेस्टर्स को कि क्रिप्टो वगैरह को अवॉइड करें। इसलिए आपके जितने इंटरनेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर्स भी हैं, वो भी यही लोगों को सजेस्ट करते हैं कि अगर आप क्रिप्टो की तरफ आ भी रहे हैं तो सिर्फ 5%, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का 5% इन्वेस्ट करें। तो सर मुझे बताएं कि आपका जो फंड है, जब आप लोग इन्वेस्टमेंट मेकिंग डिसीजंस लेते हैं, तो आप लोग क्या AI और बिग डेटा का इस्तेमाल करते हैं? हमारे पास क्वांटिटेटिव मॉडल्स हैं जिसमें बहुत से फैक्टर्स होते हैं, कंपनीज की अर्निंग्स है, उनकी शेयर प्राइस हिस्ट्री है, उनकी डिविडेंड यील्ड की हिस्ट्री होती है, और उनकी पूरी इनकम स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट्स जो हैं वो भी हमारे क्वांट मॉडल्स में बिल्ट इन होती हैं। तो सर्टनली हम उसका काफ़ी यूज़ करते हैं क्वांट मॉडल्स का, और उसको नेक्स्ट स्टेज के बिल्कुल वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो आप कहते हैं, शायद वो लेवल अभी नहीं है जो होना चाहिए, मगर सर्टनली उसमें प्रॉपर क्वांट एनालिसिस होता है। और इसी वजह से अगर आप देखें तो हमारा लॉन्ग टर्म जो हमारे स्टॉक फंड की परफॉर्मेंस है, वो स्टॉक मार्केट के मुकाबले में काफ़ी बेहतर है ओवर द लास्ट 10 ईयर्स या 15 ईयर्स, क्योंकि ये जो हमारी जो टीम होती है, ये अपनी जजमेंट भी यूज़ करती है और क्वांटिटेटिव मॉडल्स भी यूज़ करती है कि कौन से शेयर खरीदना है, कब खरीदना है, कब बेचना है। तो उसकी वजह से हमने स्टॉक मार्केट से काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस दी है अपने इन्वेस्टर्स को। ओके, तो सर आपके जो फंड्स हैं, इसमें से व्हाट परसेंटेज इज इन फिक्स्ड इनकम एंड व्हाट परसेंटेज इज इक्विटी? हम इस टाइम तकरीबन 570 बिलियन मैनेज कर रहे हैं इन्वेस्टर्स का पैसा, जिसमें से तकरीबन मेरा ख्याल है 60 बिलियन के करीब स्टॉक्स में है, और बाकी जो है सेफ है, बिकॉज ज़्यादातर पैसा इन्वेस्टर्स सेफ रखते हैं। और फिर कॉर्पोरेट्स वगैरह का पैसा हमारे पास है, और कॉर्पोरेट्स का पैसा तो आमतौर पे वो बिल्कुल सेफ मनी मार्केट फंड्स में रखते हैं, वो स्टॉक्स की तरफ नहीं जाते, इंडिविजुअल्स जाते हैं। वैसे मेरी एडवाइस ये होती है कि अगर कोई एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर है तो उसको तकरीबन अपना 20-25% जो है वो स्टॉक फंड में रखना चाहिए, और 75% जो है वो मनी मार्केट फंड में रखना चाहिए। तो 75% तो उसका एक तरह रिलेटिवली सेफ हो गया, उसमें हम स्टॉक मार्केट में नहीं जाते, बैंक्स में रहते हैं या टी-बिल्स में जाते हैं, और 25% पे वो इन्वेस्टर थोड़ा रिस्क लेगा स्टॉक मार्केट का, तो उससे उसका लॉस का भी रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि उसका 75% तो वैसे ही सेफ है और सिर्फ 25% स्टॉक मार्केट में, और उसका जो गेन है वो भी अच्छा बन जाता है। तो हमने देखा लॉन्ग टर्म में ये जो स्ट्रेटजी है, ये बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है फॉर अ कॉमन मैन, कि वो 25% स्टॉक मार्केट में रखे और 75% मनी मार्केट में रखे, जो कि सेफ फंड होता है। एंड जब आपका बुल रन चल रहा होता है, तब तो यू कैन पुट मोर ऑफ अ परसेंटेज इनटू इक्विटी। वो खुद ब खुद ही बढ़ जाता है ना। अगर आपने 25 रुपए मेरे स्टॉक फंड में डाले हैं और 75 रुपीज़ मनी मार्केट में डालें, अगर स्टॉक मार्केट बढ़ी तो वो जो वेट है, क्योंकि वो 25 रुपये अगर स्टॉक मार्केट डबल होती है तो वैसे ही 25 रुपये 50 रुपये हो जाते हैं। तो आपका जो पोर्टफोलियो है उसका जो ओवरऑल इक्विटी का वेट है वो खुद ब
खुद ही बढ़ जाता है, 25 से 30-35 चला जाएगा। बिल्कुल। ग्रेजुअली वो बढ़ता जाता है, क्योंकि ग्रेजुअली ओवर द टाइम स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस बेहतर होगी वर्सेस मनी मार्केट। तो ओवर द पीरियड आपका जो इक्विटी वेट है वो बढ़ता जाएगा, मगर स्टार्ट में आई थिंक यू शुड हैव 25% इन स्टॉक मार्केट एंड 75% इन तो 25% स्टॉक मार्केट एंड 75% मनी मार्केट, काइंड ऑफ लाइक ट्रेनिंग व्हील्स जब आप शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट। जी बिल्कुल, ताकि अगर आपने पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में डाल दिया, स्टॉक फंड में डाल दिया और एकदम मार्केट गिरी तो आप पैनिक में बेच देंगे, ठीक है। वो तो आपका जो बाद में जब मार्केट बढ़ती है तो आप मार्केट से बाहर होते हैं। इसमें क्योंकि आपने 25% डाला है तो अगर 25% 10% भी गिर जाता है तो आपके टोटल जो पोर्टफोलियो उसमें 2.5% का लॉस आएगा 24, तो वो फिर मैनेज हो जाता है, वो आपका कवर हो जाता है, क्योंकि फिक्स्ड साइड जो है मनी मार्केट साइड वो तो आपको एक रेगुलर मुनाफा दे रही है। तो ये मेरे ख्याल है एक बड़ी अच्छी, अभी मेरे पास क्योंकि मैं चार्ट नहीं दिखा सकता, बट एक चार्ट बड़ा हमारे पास अच्छा है कि अगर आप ये लेके चलते हैं 25% स्टॉक से 75% मनी मार्केट फंड, तो इससे आपका स्मूदन आउट हो जाता है, रिस्क भी कम हो जाता है और आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो नेक्स्ट लेट्स से 10-15 ईयर्स वो डबल हो जाएगी वर्सेस जस्ट कीपिंग मनी मार्केट फंड्स और बैंक्स। Thank you so much, Dr. Amjad Saab. It was such a pleasure कि आपने टाइम निकाला to be on our show. We really appreciate it. वेलकम। Ladies and gentlemen, this was Dr. Amjad Waheed with us, जो मैनेज करता है बहुत सारे लोगों के पैसे एंड फंड्स। बहुत दफ़ा मैं आप लोगों से बात करती हूँ कि स्पेशली लोग जो नहीं जानते हैं कहाँ से शुरू करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, अ ग्रेट वे टू इन्वेस्ट इज अपनी चॉइस करके, अपनी रिसर्च करके, जिस फंड में आप खुद डालना चाहें, अपनी रिस्क एपेटाइट देके यू गाइस डिसाइड कि आपको कहाँ करना है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स का एडवांटेज ये है कि आपके एक्सपर्ट्स बैठे हुए होते हैं आपके इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस लेने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टुडे लेडीज एंड जेंटलमैन। हम इंशाल्लाह अब मिलेंगे ऑन मंडे जब स्टॉक मार्केट वापस से खुलेगी। बहुत सारी बातें करेंगे। आई एम गोइंग टू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम ऑन द वीकेंड ताकि मैं रिसर्च करके और चीज़ें आके आप लोगों को बताऊँ और टेक्निक्स बताऊँ और स्ट्रैटेजीज बताऊँ। कोई भी चीज़ बतानी हो प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो। थैंक यू सो मच। दिस वॉज द इनसाइड स्कूप। आई एम मशहूर खान। टेक केयर। खुदा हाफिज़।